सौतेली माँ। एक दिन शाम को 5 बजे जब हम लोग बैठक में बैठकर चाय पी रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पुत्र ने दरवाज़ा खोला और मुझे बताया कि पड़ोस में रहने वाले सूरज भैया आए हैं। मैंने सूरज को वहीं बुला लिया और उसका हाल चाल पूछने लगा। मैंने देखा कि सूरज का चेहरा उतरा हुआ है और साफ दिख रहा है कि वह तनाव में है। मुझे ये भी लगा कि वह कुछ कहना चाहता है किंतु कहने का साहस नहीं कर पा रहा। मैंने उससे कहा कि बेटे, तुम्हारे मन में जो भी बात है उसे बिना किसी हिचक के कह दो। यदि तुम्हारी बात मुझे पसंद ना भी आई तो भी मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं होऊंगा, बल्कि यदि हो सका तो तुम्हारी मदद ही करूंगा। चाचा जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी किंतु समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात कैसे कहूँ, सूरज ने कहा। तभी बैठक के दरवाजे पर आकर एक आदमी ने सूरज से कहा, साहब, सवारी को जल्दी से रिक्शे से उतारी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। क्यों, बाहर रिक्शे में तुम किसी को छोड़ आए हो? मैंने पूछा। चाचा जी, वह मेरी पत्नी है, सूरज ने जवाब दिया। क्या, तुम्हारी शादी कब हुई? मैंने चौंक कर उससे पूछा। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बोला, कल शाम को ही मेरी शादी स्वर्गवासी राजदेव जी की लड़की आरती के साथ आर्य समाज मंदिर में हुई है। कन्यादान खुद आरती की सौतेली माता सुनीता देवी ने किया है। विदाई के बाद हमारे पास रहने का ठिकाना ना होने के कारण रात हमने रेलवे प्लेटफार्म पर काटी है। अगर आप हम दोनों को आज रात अपने यहाँ ठहरने दें तो मैं वादा करता हूँ कि कल तक नहीं तो कहीं ना कहीं मकान का इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। शादी क्यों और कैसे हुई यह लंबी कहानी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। सूरज की बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हैरान रह गए। मैंने तुरंत पत्नी से कहा, तुम देखा क्या रही हो? जाकर आरती को जल्दी से अंदर ले आओ। मेरी पत्नी आरती को अंदर ले आई। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह एक मामूली सी सूती साड़ी पहने हुई थी। ना तो उसके बदन पर कोई गहना था और ना ही कोई दुल्हन जैसा श्रृंगार। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है उसे पैर में कहीं कोई चोट लग गई हो। खैर, मैंने सूरज से कहा, जब तक तुम्हें मकान नहीं मिल जाता तब तक मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम अपनी गृहस्थी का खर्च कैसे चलाओगे, क्योंकि तुम अभी छात्र हो और बेरोजगार हो। अगर तुम नौकरी लगने के बाद शादी करते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। चाचा जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, किंतु मुझे ये शादी आरती की जान बचाने के लिए करनी पड़ी। वह कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ एक कमरा जो आरती के मकान की ऊपरी मंजिल पर है किराए पर ले रखा है। सुनीता देवी आरती की सौतेली माँ है और आरती को दिन रात तंग करती रहती है। 6 महीने पहले आरती के पिताजी की मौत के बाद तो आरती अनाथ ही हो गई, क्योंकि मैं भी अपने माता पिता की मौत के बाद अनाथ ही हो गया था। इसीलिए आरती के पास साथ मेरी पूरी हमदर्दी थी। आरती पर सुनीता देवी के जुल्म दिनों दिन बढ़ते चले गए। कल तो उन्होंने गजब ही कर दिया। कल घर की सफाई करते समय आरती के हाथ से कांच का एक कीमती फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। इस पर आरती की सौतेली माँ ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उस समय ऊपर अपने कमरे की खिड़की से आंगन का पूरा नज़ारा देख रहा था। तब आरती बेहोश होकर नीचे गिर गई तो मुझसे रहा ना गया। मैं तुरंत नीचे गया और सुनीता देवी के हाथ से डंडा छीनते हुए उन्हें आरती के लिए डॉक्टर को बुलाने की बात कही। इसके जवाब में उन्होंने कहा, यदि तुझे इसकी इतनी ही फिक्र है तो इससे शादी और अपने घर ले जा करना इसकी सेवा। हिम्मत है तो कर ले, है तो हाँ कह कर देख। अगर इसी वक्त तुम दोनों की शादी ना करवा दी तो मेरा भी नाम सुनीता नहीं। उनके कड़वे वचन सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और उन्हें हाँ कह दिया। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त आरती से शादी करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आरती को यह रिश्ता मंजूर हो। फिर मैंने आरती से इस बारे में बात पूछी तो जब उसने अपनी रजामंदी जताई तो मैंने सुनीता देवी से कहा, अब आप जिस तरह की शादी कराना चाहती हैं और जहाँ करवाना चाहती हैं वैसा ही कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर सुनीता देवी ने मुझसे आर्य समाज मंदिर में चलने को कहा। वहाँ एक पंडित जी को बुलाकर आरती के साथ मेरा विवाह करवा दिया। साथ ही जिस कमरे में मैं अपने 2 दोस्तों के साथ रहता था वहाँ से भी मुझे निकाल दिया। आरती के पास सिर्फ वही कपड़े हैं जो वह पहने हुए है। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने कोई गलत काम किया? सूरज ने पूछा। नहीं बेटे, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सारा काम काफ़ी जल्दबाजी में किया। गलत काम किया है, मैंने कहा।
दूसरे दिन जब मुझे मालूम हुआ कि आरती ने हायर सेकेंडरी में अच्छे नंबर लिए हैं तो मैंने सूरज और आरती को एक सुझाव दिया। बैठक में मेरे अलावा मेरी पत्नी सूरज और अनीता बैठी थी। मैंने सूरज से कहा, बेटे, रहने लायक एक कमरे वाला मकान तो मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं दिला दूंगा, किंतु समस्या ये है कि तुम अपनी गृहस्थी का खर्च कैसे चलाओगे। मुझे पता है कि हायर सेकेंडरी में आरती ने साइंस और अंग्रेजी में काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं। मेरा सुझाव है कि अपने नए घर में आरती यदि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दे तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। चाचा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आरती ने कहा। सूरज, तुमने भी पढ़ाई के अलावा क्या कोई और योग्यता हासिल की है? मैंने उससे पूछा। जी हाँ, मैंने हिंदी और अंग्रेजी में आराम से टाइपिंग की परीक्षा पास की है और इसी बिना पर मैं नौकरी पाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, सूरज ने कहा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं फ़िलहाल के लिए तुम्हें एक हिंदी टाइपराइटर कहीं से किराए पर दिलवा देता हूँ। बाद में अंग्रेज़ी टाइपर का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तुम मन लगाकर अच्छी तरह से टाइपिंग का कार्य करोगे तो तुम्हारे पास इतना अधिक काम आ जाएगा कि कर ही नहीं पाओगे। मैं आपकी बात पर पूरा पूरा ख्याल रखूँगा और आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, सूरज ने कहा। एक सप्ताह बाद वे अपने नए घर में चले गए। इस घटना के लगभग 4 माह बाद एक दिन सुबह 7 बजे मैं और मेरी पत्नी बाहर बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे कि तभी एक औरत ने हम दोनों को नमस्कार कर कहा, मैं आरती की माँ सुनीता देवी हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 5 मिनट में ही अपनी बात कहकर चली जाऊँगी। लेकिन पहले बैठिए और बताइए कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है, मैंने पूछा। मुझे मालूम है कि आपने आरती और सूरज की काफ़ी मदद की है और वे दोनों आजकल एक सुखी जीवन जी रहे हैं। देखिए, हमने इंसानियत के नाते जो कुछ बन पड़ा सो किया। मैं मकान के कागजात आप दोनों को देने आई हूँ। इन कागजातों के मुताबिक मैंने अपना घर आरती और सूरज के नाम कर दिया है और कल ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ, किंतु आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यह बात 6 माह तक सूरज और आरती को ना बताएं। दोनों ने देखा कि यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू झलक गए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, यह कहकर जब वह जाने को उठ खड़ी हुई तो मेरी पत्नी ने उन्हें बैठा लिया और कहा, बहन जी, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आपसे विनती है कि साफ साफ पूरी बात बताएं, वरना हम आरती और सूरज को भी कुछ नहीं समझा पाएंगे। खैर, पहले मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीने के बाद मैंने सुनीता देवी से कहा, देखिए, अपने पति की मौत और आरती की शादी के बाद आप बिल्कुल अकेली रह गई हैं। अब जब आप यह मकान भी सूरज और आरती को दे देंगी तो खुद कहाँ रहेंगी? मेरे ख्याल से तो यह मकान अभी आप अपने पास ही रखिए। आखिर आपको भी तो एक ठिकाना चाहिए। मैं तो यह समझ नहीं पा रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने सुनीता देवी को समझाते हुए कहा, भाई साहब, ये मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। उनकी दशा देख हम दोनों घबरा गए। मेरी पत्नी ने उन्हें अंदर से ले जाकर सोफे पर लेटाया और धीरे धीरे उनसे सारी बात पूछ ली। बाहर आकर पत्नी ने जब पूरी बात बताई तो मैं भी हैरान रह गया। पत्नी की आंखें भी भर आई थी और मैं भी सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है। सुनीता देवी से जो बातें मालूम हुई वे कुछ इस तरह थी। सुनीता देवी अब वैसी सौतेली माँ नहीं थी जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। आरती को वह बहुत प्यार करती थी, किंतु पति की मौत के बाद वह घबरा गई। उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। एक दिन डॉक्टर ने जब उन्हें बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है तो वह चंद महीनों की मेहमान है, तो वह अपने और अधिक परेशान हो गई। उन्हें सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि उनकी मौत के बाद आरती का क्या होगा। साधारण रीति रिवाजों के साथ दहेज वाली शादी करने के लिए उन्हें यह मकान बेचना पड़ता, जिसके लिए उनका मन तैयार नहीं था। ब्लड कैंसर की बात भी उन्होंने आरती से छिपा रखी थी। उनके मकान की ऊपर वाली मंजिल में सूरज एक कमरे में अपने 2 दोस्तों के साथ रहता था। सुनीता देवी को वह पसंद था और उन्होंने आरती के लिए मन ही मन उसे चुन लिया था। वह अब यह चाहने लगी थी कि किसी तरह सूरज इस शादी के लिए तैयार हो जाए। एक बार उन्होंने जब सूरज से घुमा फिराकर उसकी शादी के बारे में पूछने की कोशिश की तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह नौकरी लगने के बाद ही शादी के बारे में सोचेगा। उसके ये विचार सुनकर सुनीता देवी की चिंता और अधिक बढ़ गई। नतीजन उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला। उन्होंने आरती को तंग करना शुरू कर दिया और पूरा भरोसा था कि आरती पर होते हुए जुल्मों को सूरज सहन नहीं कर पाएगा और उसका हाथ थामने को मजबूर हो जाएगा। आखिर में उनकी योजना कामयाब हुई तथा सूरज ने आरती के साथ विवाह करना कबूल कर लिया।
अब चूंकि सुनीता देवी को अपनी मौत करीब आती महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपने मकान को आरती और सूरज के नाम खुद मुंबई जाकर अपने भाई के घर रहकर जीवन की आखिरी चंद दिन बिताना चाहती थी। साथ ही वह मुंबई के कैंसर अस्पताल में अपना इलाज भी कराते रहना चाहती थी। हालात से पूरी तरह वाकिफ होने के बाद हम दोनों ने सुनीता देवी से उसी मकान में रहने को कहा तथा बीच बीच में मुंबई जाकर अपना इलाज करवाते रहने की सलाह दी, किंतु सुनीता देवी अपनी बात पर डटी रही और मकान के कागजात मुझे देकर दूसरे ही दिन मुंबई अपने भाई के पास चली गई। जाते जाते उन्होंने अपने मकान की चाबी मुझे दे दी तथा मुझसे और मेरी पत्नी से ये वादा करवा लिया कि यह बात भी उनकी मौत के बाद ही आरती व सूरज को बताई जाए। तकरीबन 4 माह बम्बई से सुनीता देवी के भाई का पत्र आया। उसमें लिखा था कि सुनीता देवी का अंत लगभग समीप आ गया है और वह उनकी आखिरी इच्छा आरती व सूरज को देखने की है, इसीलिए आप उन दोनों को लेकर तुरंत मुंबई आ जाएं। मैंने सूरज और आरती को सारी बात बताई। वे सन्न रह गए और तुरंत हम सब मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। रास्ते में आरती रोती रही। उसके और सूरज के मन में यह बात बार बार चुभ रही थी कि सुनीता देवी को उन्होंने कितना गलत समझा। सफ़र के दौरान मैं और मेरी पत्नी सूरज आरती को धीरज बांधते हुए रहे तथा समझाते रहे कि हम लोग जब सुनीता देवी के भाई के घर पहुंचे तो पाया कि सुनीता देवी आखिरी सांसें ले रही है। सूरज व आरती को देख वह मुस्कुराई। सूरज व आरती उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ घंटों बाद ही सुनीता देवी की मौत हो गई। जब सुनीता देवी की चिता में सूरज ने अग्नि दी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब चिता जलने लगी तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी और आरती की हालत को ध्यान में रखते हुए मैं सोचने लगा कि यह कितनी अजीब बात है कि जिसे हम राक्षसी समझ बैठे थे वह कितनी नेक दिल औरत निकली। क्या ऐसी भी सौतेली माँ होती है? आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।